भारत एक ऐसी भूमि जहां हर कण में इतिहास सांस लेता है, जहां हर पत्थर किसी वीर की गाथा कहता है। स्वागत है आपका इंडियन लेजेंड्स अनफोल्ड में, जहां हम खोलते हैं भारत की उन भूली बिसरी कहानियों के पन्ने जिन्होंने हमारी पहचान गढ़ी। वो राजे महाराजे, वो युद्ध, वो त्याग, जिनकी गूंज आज भी हमारी रगों में बहती है। तो आइए चलते हैं समय के उस दौर में जहां जन्म हुआ था शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक राणा हमीर का। भारत, ये भूमि जहां इतिहास केवल लिखा नहीं गया बल्कि तलवारों की धार पर गढ़ा गया। ये भूमि जहां हर पत्थर वीरता की गवाही देता है, जहां हर नदी में बलिदान की स्मृतियां बहती हैं। और इसी भूमि के हृदय में बसा है मेवाड़। मेवाड़ राजस्थान का वो अंश जहां सूर्यवंशी गहलोतों ने राज किया। यहां का इतिहास केवल राजाओं की नहीं बल्कि उस मिट्टी की भी कहानी है जिसने हर पीढ़ी को शूरवीर बनाया। मेवाड़ की उत्पत्ति, कहा जाता है कि मेवाड़ की स्थापना गहलोत वंश के गोहिल राजाओं ने की थी। ये वही वंश था जो भगवान राम के पुत्र कुश से अपनी वंशावली जोड़ता है। सदियों तक ये भूमि अपने गौरव में जीवित रही। चित्तौड़गढ़, जो आज एक किला है, तब एक संस्कृति का प्रतीक था। परंतु समय सदा स्थिर नहीं रहता। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। उसकी महत्वाकांक्षा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थी, वो पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में देखना चाहता था। दिल्ली सल्तनत का साया। खिलजी की सेनाएं एक के बाद एक राज्यों को निगल रही थीं। गुजरात, मालवा, रणथंभौर, देवगिरी, कोई भी उसकी तलवार से न बच सका। मेवाड़ भी उस तूफान के बीच खड़ा था। उस समय मेवाड़ की सत्ता कमजोर हो चुकी थी। गहलोतों का शासन विखंडित था, रियासतें टूटी हुई थीं और जनता भयभीत थी। मेवाड़ का गौरव धूमिल पड़ चुका था। चित्तौड़ के किले की दीवारें खामोश थीं और सिंहासन खाली। हमीर का जन्म। लेकिन इतिहास जब भी अंधकार में डूबता है तब कोई दीपक अवश्य जलता है, और वो दीपक था हमीर सिंह। गहलोत वंश के हमीर का जन्म हुआ लगभग 1310 ईस्वी के आसपास, जब मेवाड़ की धरती विदेशी आक्रमणों से थर्रा रही थी। बचपन से ही उन्होंने अपनी भूमि की पीड़ा देखी। उन्होंने देखा कैसे शूरवीरों की तलवारें जंग खा गई थीं और कैसे मेवाड़ की जनता अपने गौरव के लिए तरस रही थी। हमीर के पिता राणा जेतसी एक दृढ़ लेकिन संघर्षरत राजा थे। उन्होंने अपने पुत्र को केवल युद्ध की कला नहीं सिखाई बल्कि धर्म, नीति और लोक सम्मान के संस्कार दिए। बाल्यकाल और प्रशिक्षण। हमीर बचपन से ही अलग थे। जहां अन्य बालक खेल में रमते, वहां हमीर तलवार चलाने की कला सीखते। जहां लोग भयभीत होकर सल्तनत के सैनिकों से दूर रहते, वहीं हमीर उन्हें सामना करने के सपने देखते। कहा जाता है मात्र 12 वर्ष की आयु में हमीर ने पहली बार रणभूमि देखी, जब उन्होंने सीमावर्ती गांवों की रक्षा के लिए अपनी छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व किया। यही वो दिन था जब लोगों ने महसूस किया मेवाड़ में फिर से कोई जाग उठा है। एक वृद्ध किसान की आवाज। कहते हैं जब हमीर घोड़े पर सवार होकर गांवों का दौरा करते तो लोग अपने आंगन की मिट्टी उनके पैरों में डालते। उन्हें विश्वास था ये बालक एक दिन मेवाड़ को फिर से जगा देगा। धीरे धीरे हमीर युवावस्था में पहुंचे। दिल्ली सल्तनत का शासन दिन ब दिन और निर्दयी होता जा रहा था। आसपास के कई छोटे राजवंश खिलजी की अधीनता स्वीकार चुके थे, लेकिन हमीर ने नहीं झुके। उन्होंने कहा था जिस दिन मेवाड़ की तलवार झुकेगी उस दिन सूरज भी पश्चिम से उगेगा। ये वाक्य केवल शब्द नहीं था बल्कि आने वाले युग की चेतावनी थी। अध्याय का समापन। अब मंच तैयार था। दिल्ली सल्तनत अपने साम्राज्य के चरम पर थी और मेवाड़ का एक युवा राजा अपने आत्मबल के शिखर पर। अंधकार और प्रकाश का ये संग्राम शुरू होने वाला था। अगला अध्याय हमीर का उदय, जहां एक टूटी हुई भूमि पुनः अपने स्वाभिमान के लिए जाग उठेगी। मंद धोल और मृदु वीणा की धुन।
पहला अध्याय हमें ले गया था मेवाड़ के अंधकार में, जहां एक सभ्यता टूटी, एक गौरव मिट्टी में मिल गया। परंतु हर राख में कुछ अंगारे सुलगते रहते हैं, और उन्हीं अंगारों में से उठी एक ज्वाला, राणा हमीर। अब वक्त था मेवाड़ को जगाने का, अपनी खोई हुई अस्मिता को पुनः पाने का। एक मेवाड़ की स्थिति और पहला कदम। हमीर सिंह जब युवावस्था में पहुंचे तब मेवाड़ पर कई बाहरी रियासतों का कब्जा था। कुछ ठिकाने दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, कुछ स्थानीय सरदारों की निजी सत्ता में। चित्तौड़ किला, जो कभी गहलोतों की राजधानी था, अब एक खामोश स्मारक बन चुका था। लेकिन हमीर ने ठान लिया, चित्तौड़ को वापस लेना ही उनका पहला धर्म है। दो समर्थकों का संगठित होना। उन्होंने अपने पिता के पुराने सेनापतियों को बुलाया, भोसला, चुंडावत और झालावत वंश के वीरों को। धीरे धीरे गांव-गांव से युवा जोड़ने लगे। लोग कहते, हम राणा के साथ हैं। हमीर ने केवल तलवारों से नहीं, बल्कि नीति और विश्वास से अपनी सेना बनाई। उन्होंने कहा, मेवाड़ की आजादी के लिए लड़ना कोई कर्तव्य नहीं, ये उपासना है। पहला युद्ध छोटा किंतु निर्णायक। सन 1326 ईस्वी के आसपास हमीर ने पहला युद्ध लड़ा। चित्तौड़ के समीप एक छोटे किले पर, जहां दिल्ली सल्तनत का अधिकारी शासन कर रहा था। युद्ध भले छोटा था, पर यह प्रतीक था, मेवाड़ ने फिर से शस्त्र उठा लिए हैं। रात के अंधेरे में हमीर और उनकी टुकड़ी ने किले पर धावा बोला। संघर्ष हुआ, रक्त बहा, लेकिन जब सुबह का सूरज निकला, चित्तौड़ की दिशा में पहली विजय पताका फहराई जा चुकी थी। लोगों ने कहा, महाराणा हमीर ने खिलजी की छाया में दीप जलाया है। जनता का विश्वास लौटता है। हमीर ने विजय के बाद लोगों पर अत्याचार नहीं किए। उन्होंने हर गांव में घोषणा की, जो इस भूमि का पुत्र है वही मेरा भाई है। उन्होंने करों में राहत दी, किसानों को बीज और बैल दिए और मंदिरों का पुनर्निर्माण शुरू करवाया। धीरे धीरे जनता का विश्वास लौटने लगा। लोग उन्हें धर्म रक्षक कहने लगे। मेवाड़ की स्त्रियां अपने पुत्रों को आशीर्वाद देतीं, जा बेटा, हमीर के लिए लहू बहा। प्रशासन और नीति। हमीर केवल योद्धा नहीं, एक कुशल शासक भी थे। उन्होंने मेवाड़ को 7 भागों में बांटा और हर क्षेत्र में स्थानीय प्रमुख नियुक्त किए। उनका सिद्धांत था, राजा नहीं, जनता सबसे बड़ी है। उन्होंने व्यापारिक मार्गों की मरम्मत करवाई ताकि मेवाड़ फिर से आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। ये समझना चाहिए, बिना समृद्धि के स्वराज्य टिकता नहीं। 6. दिल्ली सल्तनत की नजर। हमीर की बढ़ती शक्ति अब दिल्ली तक खबर बन चुकी थी। खिलजी के दरबार में कहा गया, महाराणा हमीर नाम का एक राजा फिर से मेवाड़ को स्वतंत्र कर रहा है। खिलजी ने दूत भेजे, जिन्होंने कहा, दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करो। पर हमीर ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेवाड़ सूर्यवंशी है, वो किसी की छाया में नहीं रह सकता। ये जवाब खिलजी को बुरा लगा। लेकिन इतिहास गवाह है, जहां दिल्ली की तलवार पहुंची, वहां अक्सर प्रतिरोध भी जन्मा। 7. हमीर हट की शुरुआत। यही वो समय था जब हमीर हट की कथा आरंभ हुई। मेवाड़ की वो जिद जो कभी झुकी नहीं, कभी मिटी नहीं। हमीर ने कहा, मेवाड़ की तलवार झुकेगी नहीं, चाहे उसे टूटना ही क्यों ना पड़े। उन्होंने सीमाओं पर चौकियां स्थापित की, नई सेनाएं गठित की और सैनिकों को शपथ दिलाई, स्वराज्य या मृत्यु। 8. राख से उठी ज्वाला अब तेज होने लगी थी। मेवाड़ फिर से सांसें ले रहा था और राणा हमीर सिंह अब केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुके थे। दिल्ली की सल्तनत को लगने लगा, मेवाड़ की ये चिंगारी कहीं अग्नि न बन जाए। एक चित्तौड़,
जो कभी गौरव था। चित्तौड़, वो दुर्ग जो कभी सूर्यवंशी गहलोतों की आन बान और शान था, जहां से मेवाड़ के राजाओं ने 100 वर्षों तक न्याय और धर्म की पताका फहराई। अब वही किला विदेशी सैनिकों के अधीन था। हम्मीर ने जब पहली बार चित्तौड़ की दीवारों को देखा तो उनकी आंखों में क्रोध नहीं, आंसू थे। उन्होंने कहा, ये केवल एक किला नहीं, ये मेरी माता है और मैं इसे फिर से मुक्त कराऊंगा। 2 योजना और रणनीति। चित्तौड़ को वापस लेने का अर्थ था दिल्ली सल्तनत से सीधा युद्ध। पर हम्मीर ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने महीनों तक तैयारी की, आसपास के राजपूत ठिकानों से गठबंधन किया, दुर्गों की स्थिति का अध्ययन किया और सेना को प्रशिक्षण दिया। उनका सिद्धांत था, युद्ध से पहले मनोबल जीतना आवश्यक है। उन्होंने रातों को गुप्त संदेश भेजे, जो मेवाड़ की मिट्टी से जन्मा है वो हम्मीर के साथ है। और धीरे धीरे पूरे मेवाड़ में जागृति की लहर दौड़ पड़ी। 3 निर्णायक मोर्चा। सन 1329 ईस्वी, चित्तौड़ की दीवारों पर हम्मीर की सेना ने घेरा डाल दिया। दुर्ग में दिल्ली के सैनिक डटे थे, प्रशिक्षित, शक्तिशाली, पर मनोबलहीन। 3 दिन तक दोनों ओर से युद्ध की तैयारी चलती रही। चौथे दिन जब सूरज निकला, रणभूमि पर धूल नहीं, बल्कि इतिहास का नया अध्याय लिखने को तैयार था। हम्मीर सबसे आगे बढ़े। उनके हाथ में ध्वज था, तलवार नहीं। उन्होंने कहा, यह युद्ध हमारे अस्तित्व का है, किसी सत्ता का नहीं। जयकारों से आकाश गूंज उठा, जय मेवाड़, जय हम्मीर। योद्धाओं में जोश था। वे वर्षों की गुलामी का बदला ले रहे थे। खुद हम्मीर सबसे आगे थे। उनके हाथ में तलवार नहीं, मेवाड़ का मान था। कहते हैं, उन्होंने दुर्ग के द्वार पर अकेले ही 5 सैनिकों को परास्त किया, और जब किले की दीवारों पर पहला भगवा झंडा लहराया, तब पूरा मेवाड़ जयघोष से गूंज उठा, राणा हमीर की जय। 5 चित्तौड़ की पुनः प्राप्ति। वो दिन था जब इतिहास ने करवट ली। राणा हमीर सिंह ने चित्तौड़ को फिर से स्वतंत्र कराया। लोग मंदिरों में दीप जलाने लगे और ढोल नगाड़ों से पूरा मेवाड़ गूंज उठा। वृद्धों की आंखों में आंसू थे, बच्चों के होठों पर जयघोष था, और स्त्रियां दीपक लेकर किलों की ओर चलीं। कहते हैं, उस रात चित्तौड़ में किसी ने नींद नहीं ली, क्योंकि हर हृदय में मेवाड़ का गौरव फिर से जाग गया था। 6. दिल्ली की प्रतिक्रिया। दिल्ली दरबार तक जब यह समाचार पहुंचा तो अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो उठा। उसने कहा, एक छोटा सा राजा मेरी सल्तनत को चुनौती दे रहा है। खिलजी ने दूत भेजे, उपहार और चेतावनी दोनों के साथ। लेकिन हमीर का उत्तर वही था, मेवाड़ की मिट्टी बिकने के लिए नहीं बनी। अब युद्ध अवश्यंभावी था। 7. पुनर्निर्माण और धर्म की रक्षा। हमीर ने विजय के बाद हिंसा नहीं फैलाई। उन्होंने कहा, विजय तब तक अधूरी है जब तक जनता मुस्कुरा ना उठे। उन्होंने मंदिरों की मरम्मत करवाई, लुटे हुए ग्रामों को पुनः बसाया और विद्या के लिए गुरुकुल स्थापित किए। उन्होंने हर दिशा में संदेश भेजा, अब मेवाड़ फिर से स्वतंत्र है। उनका शासन धर्म, नीति और स्वाभिमान पर आधारित था। 8. अध्याय का समापन। इस प्रकार राणा हमीर ने मेवाड़ की मिट्टी को फिर से जीवन दिया। उन्होंने केवल एक किला नहीं जीता, बल्कि अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्त कराया। परंतु ये विजय अंत नहीं थी। दिल्ली अब प्रतिशोध की तैयारी कर रही थी, और आने वाला युद्ध तय करेगा, क्या एक छोटा सा राज्य साम्राज्य की तलवार के सामने टिक सकता है। चित्तौड़ का किला अब फिर से मेवाड़ के अधीन था। राणा हमीर ने अपनी धरती को स्वतंत्र कर दिया था, लेकिन ये स्वतंत्रता स्थायी नहीं थी, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी अब क्रोध से भर उठा था। दिल्ली सल्तनत ने इस विद्रोह को अपमान माना, और उस अपमान का बदला खून से चुकाया जाना था। दिल्ली के दरबार में एक सभा बुलाई गई। सेनापति मलिक नायब को बुलाया गया। खिलजी ने कहा, मेवाड़ का राजा अपने आप को सूर्यवंशी कहता है, जाओ उसके सूर्य को हमेशा के लिए बुझा दो। और इस आदेश के साथ ही एक विशाल सेना रवाना हुई। 40,000 घुड़सवार, 20,000 पैदल सैनिक और 500 तोपों के साथ। दिल्ली की तलवार अब फिर से मेवाड़ की ओर बढ़ रही थी। चित्तौड़ में समाचार पहुंचा। राणा हमीर ने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया। उन्होंने कहा,
ये युद्ध केवल सीमाओं का नहीं, ये सम्मान का युद्ध है। सभा में मौन छा गया। तभी बुजुर्ग सेनापति चुंडावत बोले, महाराणा, हमने पहले भी सल्तनत की तलवार देखी है, पर इस बार मेवाड़ पीछे नहीं हटेगा। राणा मुस्कुराए और बोले, हम लड़ेंगे, क्योंकि झुकना हमारी नस्ल में नहीं। तुरही बज उठी। रणभूमि सजने लगी। नागदा और चित्तौड़ के बीच युद्ध भूमि का चयन हुआ। नागदा और चित्तौड़ के बीच का मैदान, जहां चारों ओर पहाड़ और बीच में खुला रण क्षेत्र था। हमीर ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। अग्रिम मोर्चे पर युवराज लाखा, मध्य में स्वयं राणा और पीछे धनुर्धर दल। उनकी रणनीति स्पष्ट थी, दुश्मन को अंदर खींचो और फिर तीनों ओर से घेरो। दिल्ली की सेना ने चढ़ाई की। रणभूमि में धूल का बादल उठ गया। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। नगाड़े गूंजे और इतिहास थम गया। पहला हमला दिल्ली की ओर से हुआ। घुड़सवारों की पंक्ति बिजली की तरह दौड़ी, लेकिन हमीर के धनुर्धरों ने उन्हें रोक लिया। बाणों की वर्षा से मैदान लाल हो गया। हमीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, आज मेवाड़ का हर योद्धा खुद भगवान एकलिंग का रूप है। और फिर वे स्वयं रण में कूद पड़े। कई घंटे तक युद्ध चलता रहा। दिल्ली की सेना संख्या में अधिक थी, पर मेवाड़ के वीरों में जोश था। युवराज लाखा ने शत्रु के एक बड़े दल को पीछे धकेल दिया। सेनापति चुंडावत घायल हुए, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक तलवार नहीं छोड़ी। राणा हमीर सीधे मलिक नायब के आमने सामने आए। दोनों के बीच लंबा द्वंद्व हुआ। इतिहासकारों के अनुसार हमीर ने अपनी तलवार से मलिक नायब के घोड़े को गिरा दिया और दुश्मन की सेना में भगदड़ मच गई। जय मेवाड़! घंटों चले इस भीषण युद्ध के बाद दिल्ली की सेना पीछे हट गई। हजारों सैनिक मैदान में गिरे हुए थे। राणा हमीर ने बंदियों को मारने से मना किया। उन्होंने कहा, जो धरती मां की शरण में आए उसका वध अधर्म है। ये विजय केवल तलवार की नहीं, बल्कि नीति और धर्म की भी थी। दिल्ली में खिलजी ये सुनकर पागल हो उठा। कहा जाता है उसने कई मंत्रियों को दंडित किया, लेकिन उसका साम्राज्य अब भीतर से टूटने लगा था। कुछ वर्षों बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, पर उसकी सबसे बड़ी हार, हमीर की विजय, इतिहास में दर्ज हो गई। क्योंकि ये केवल युद्ध नहीं था, ये उस समय का प्रतीक था जब एक छोटे राज्य ने साम्राज्य को झुका दिया। चित्तौड़ के किले में फिर दीप जलाए गए। राणा हमीर ने प्रजा के बीच घोषणा की, अब से मेवाड़ किसी के अधीन नहीं रहेगा। लोगों ने कहा, यह केवल एक विजय नहीं, ये पुनर्जन्म है। इतिहासकार लिखते हैं, राणा हमीर ने जो झुका नहीं, उसने आने वाली पीढ़ियों को झुकने नहीं दिया। विजय के बाद जब धूल बैठी, चित्तौड़ का किला फिर से जीवन से भर गया। राणा हमीर अब केवल योद्धा नहीं रहे, वे राजधर्म के प्रतीक बन चुके थे। मेवाड़ अब एक नया युग देखने वाला था, एक ऐसा युग जहां नीति, न्याय और संस्कार शासन की आत्मा बन गए। युद्ध समाप्त हुआ, पर चुनौतियां बाकी थीं। खेत उजड़ चुके थे, नगर वीरान थे और जनता भय से थरथरा रही थी। हमीर ने कहा, राजा का पहला कर्तव्य तलवार नहीं, प्रजा है। उन्होंने युद्ध के बाद की पहली सभा में आदेश दिया, हर गांव में अन्न और जल की व्यवस्था की जाए और जो किसान युद्ध में उजड़ गए हैं उन्हें भूमि पुनः दी जाए। कुछ ही महीनों में मेवाड़ फिर से हरा भरा होने लगा। राणा हमीर का दरबार न्याय का दरबार कहलाया। कहा जाता है, कोई भी व्यक्ति सीधे महाराणा तक पहुंच सकता था। एक कथा प्रसिद्ध है, एक साधारण चरवाहा दरबार में आया और बोला, महाराज, आपके सैनिकों ने मेरी गायें ले ली। राणा ने तुरंत जांच करवाई और दोषी सैनिक को स्वयं के हाथों दंड दिया। उन्होंने कहा, राजा की तलवार अपनी प्रजा के विरुद्ध नहीं, उसके रक्षण के लिए उठती है। उनके शासनकाल में कोई भूखा नहीं सोता और कोई अन्याय बिना सजा के नहीं जाता। हमीर गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक राजा थे। उन्होंने विद्वानों और कवियों को संरक्षण दिया। दरबार में भट्टों और कवियों की गूंज रहती थी।
महाराणा हमीर का मानना था, जिस राज्य की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है, उसे कोई तलवार पराजित नहीं कर सकती। समय बीतता गया, लेकिन इतिहास की मिट्टी पर जो निशान राणा हमीर ने छोड़े वे कभी धूमिल नहीं हुए। हमीर की तलवार रुक गई, पर उनकी आत्मा, उनके विचार सदियों तक मेवाड़ के हर योद्धा में गूंजते रहे। अब इतिहास का नया अध्याय शुरू होता है, हमीर की विरासत से लेकर महाराणा प्रताप के स्वाभिमान तक। राणा हमीर के देहांत के बाद मेवाड़ की गद्दी उनके पुत्र राणा लाखा ने संभाली। लाखा वही थे जिन्होंने अपने पिता के साथ रणभूमि में दिल्ली की सेना को हराया था। उन्होंने अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए मेवाड़ को समृद्ध बनाया। नई झीलें, मंदिर और दुर्ग बने। लोग कहते थे, हमीर ने जो बीज बोया, लाखा ने उसे फल में बदला। हमीर की परंपरा में केवल वीरता नहीं थी, उसमें संस्कृति की भी जड़ें थीं। राणा लाखा के समय में मेवाड़ में कला, मूर्तिकला और संगीत का पुनर्जागरण हुआ। कवि दरबार में बैठकर गाते, जय हमीर जय मेवाड़। राजा और प्रजा के बीच प्रेम का रिश्ता था। ये वही विरासत थी जो आगे चलकर राणा कुंभा तक पहुंची। समय के साथ मेवाड़ में एक और नक्षत्र उदय हुआ, राणा कुंभा। कुंभा को इतिहासकार हमीर की आत्मा का दूसरा रूप कहते हैं। उन्होंने मेवाड़ को सांस्कृतिक राजधानी बना दिया। कुंभलगढ़ किला, कीर्ति स्तंभ और अनेक मंदिर बने। उन्होंने भी वही नीति अपनाई जो हमीर ने सिखाई थी, स्वाभिमान में समझौता नहीं। उनकी नीति थी, राजा वही जो सत्य के मार्ग पर डटा रहे, चाहे दुनिया उससे क्यों न रूठ जाए। राणा हमीर ने जो धार्मिक और न्यायिक प्रणाली स्थापित की थी, उसे उनके वंशजों ने आगे बढ़ाया। मंदिरों को राज्य की आत्मा माना गया और जनता को उसका हृदय। हर पीढ़ी में यह वाक्य दोहराया जाता, एकलिंगनाथ ही मेवाड़ के सच्चे स्वामी हैं, राणा तो केवल सेवक है। यही विचार आगे चलकर महाराणा प्रताप की प्रेरणा बना। सदियों बाद जब अकबर की दिल्ली सत्ता बढ़ी, तब एक और सूर्य मेवाड़ में उदय हुआ, महाराणा प्रताप। प्रताप के रक्त में वही अग्नि बह रही थी जो हमीर ने जलाई थी। वही आत्मा, वही गर्जना, स्वाभिमान के लिए जीवन भी बलिदान है। प्रताप जब हल्दी घाटी के रण में उतरे तो उन्होंने अपने सेनापतियों से कहा, हमारे पूर्वज हमीर ने हमें झुकना नहीं सिखाया। और इतिहास ने देखा, वो परंपरा जो हमीर ने शुरू की थी, प्रताप ने उसे अमर बना दिया। राणा हमीर की विरासत केवल ईंटों और दीवारों में नहीं, वो हर राजपूत की आत्मा में है। उन्होंने सिखाया, राजा की पहचान उसके मुकुट से नहीं, उसके आदर्श से होती है। उनकी गाथा हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि स्वतंत्रता किसी युद्ध से नहीं, बल्कि विश्वास और त्याग से मिलती है। और इसीलिए आज भी जब कोई बालक तलवार की प्रतिमा देखता है, तो उसके हृदय में एक ही नाम गूंजता है, राणा हमीर। इतिहासकार कहते हैं, यदि हमीर ने मेवाड़ को पुनः खड़ा न किया होता, तो शायद भारत की वीरता की ये परंपरा कभी जीवित न रहती। उनकी गाथा ने आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया कि राजसत्ता तब तक पवित्र है जब तक वो धर्म और न्याय के मार्ग पर है। और यही कारण है कि आज भी मेवाड़ भारत के गौरव का प्रतीक है। राणा हमीर की गाथा केवल एक राजा की नहीं, बल्कि स्वाभिमान की परंपरा की कहानी है, जिसने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि धर्म, वीरता और न्याय ही सच्चा राज है। अगर आपको ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल इंडियन लेजेंड्स अनफोल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि भारत के और भी ऐसे महान योद्धाओं और राजाओं की गाथाएं सबसे पहले